ऐसे ही का तमाम ये संबोधिमाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर वो कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? मनी 9 के सभी दर्शकों का मनी सेंट्रल में स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। दुनिया के एक बड़े ट्रेड रूट के ऊपर चीन और ताइवान के तनाव के कारण कारोबारी धमनियां रुकने का खतरा मंडरा रहा है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन और ताइवान के बीच तनाव का असर दुनिया के किन हिस्सों तक जाएगा और खासतौर पर व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत में एक और बड़े मौद्रिक नीति के बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिजर्व बैंक कल हमें क्या बताने वाला है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अलावा हमें महंगाई की कौन सी तस्वीर मिलने वाली है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक महत्वपूर्ण खबर भारत के एविएशन सेक्टर से भी है, जिसके बारे में आपको बताएंगे शुभम। तो आज के मनी सेंट्रल में कौन से मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी ताइवान की घेराबंदी से दुनिया क्यों सकते में, क्यों वापस लौटा डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे कैसे हो पाएंगे बिजली सुधार, कहां अटक गई गाड़ी, इस पर बातचीत होगी। कच्चे तेल में क्यों आई तेज गिरावट, आरबीआई पॉलिसी में क्या होगा खास, और क्या मुश्किल में फंस गई है स्पाइस जेट। इन सारे मुद्दों पर आज के मनी सेंटर में चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको याद दिला दें एक बार फिर से, अगर आपने अब तक मनी 9 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए तैयार है, सजा हुआ है। आप उसका आनंद ले सकते हैं। चीन और ताइवान में तनाव बढ़ने की वजह से दक्षिण चीन सागर के रास्ते होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ समुद्र में युद्ध अभ्यास करने में जुट गई है। गुरुवार को युद्ध अभ्यास के दौरान चीन की सेना ने ताइवान की खाड़ी के पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल भी छोड़ी है। दक्षिण चीन सागर के रास्ते कई मालवाहक जहाज आते जाते हैं और आशंका है कि चीन के युद्ध अभ्यास से उस रास्ते पर जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, वो प्रभावित हो सकता है। सर, कितना महत्वपूर्ण है ये रास्ता और चीन ताइवान की घेराबंदी जो चीन ने की, इससे विश्व व्यापार पर कितना असर पड़ सकता है? शुभम, ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम है। ये रात तक इसमें और बदलाव हो सकते हैं। हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस हैं, महंगाई की समस्या पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में है, तो ये नया तनाव हमारी ऐप की जेब तक कैसे आएगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे फिर कहें कि आप हमारा मनी 9 का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लें। क्या आपको पता है कि सरकारी बॉन्ड में निवेश करना कितने फ़ायदे का सौदा है, या इसमें किस तरीके के जोखिम है? अगर इस सवाल का आप जवाब चाहते हैं तो आप मनी 9 के ऐप पर जाएं। वहाँ पर आपको एक स्पेशल शो मिलेगा जिसमें हम आपको इस महंगाई के दौर में जब रिटर्न कम हो रहा है तो निवेश के नए और सुरक्षित तरीके क्या हो सकते हैं, जिनके बारे में बताते हैं। वापस लौटते हैं चीन और ताइवान के विवाद की तरफ। शुभम, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है। ये माना जाता है कि दुनिया का करीब आधा कंटेनर ट्रैफिक इस रास्ते से गुजरता है और ये इस रास्ते में 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो एक साथ जुड़ते हैं। अगर हम इसका मैप देखने की कोशिश करें तो ये इस हिस्से में आपको ऊपर जो येलो सी है या जो पीला सागर है, वहाँ से लेकर जापान, ताइवान, नॉर्थ कोरिया से होते, साउथ कोरिया से होते हुए हांगकांग तक का, साउथ चाइना सी तक का पूरा ट्रैफिक इस एरिया से गुजरता है। और ये माना जाता है कि इस जोन से दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस कंटेनर ट्रैफिक भी गुजरता है। और इसकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में इस एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हो रही है शुभम, उसमें चीन ने इस क्षेत्र से विमानों की और शिपिंग्स की आवाजाही को रोकने के लिए कहा है। ताइवान का जो स्ट्रेट्स है, जो ताइवान और चीन के बीच का पतला सा हिस्सा है जहाँ से शिप्स मूव करते हैं, उस रूट में व्यस्तता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे करीबी रास्ता है और ये तट के करीब होकर जाता है। और इस हिस्से में कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जिसमें ताइपे है, जिसमें शंघाई है और उसके बाद अंततः हांगकांग है। इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट बंद होने का खतरा है। हम कुछ इंडेक्स को देखने की कोशिश कर रहे थे जो हमें बता रहे थे कि ताइवान का जो इंडेक्स है, जो ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान टाइक्स शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, जो कि इस पूरे हिस्से में शिपिंग मूवमेंट्स को ट्रैक करता है,
वो गुरुवार के दिन करीब करीब 1% टूट गया और ये लगातार पिछले एक हफ्ते से 4 से 5% और गिरावट दर्ज कर चुका है। यानी इस हिस्से में जितना मूवमेंट दिखता है शिपिंग्स का, वो रुकने का खतरा है। इसका असर हमें 3-4 बड़ी चीज़ों पर दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण असर नेचुरल गैस की मूवमेंट पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से पूरी नेचुरल गैस सुदूर पूर्व तक जाती है, ये हिस्सा रुकेगा। दूसरा, ताइवान से एक्सपोर्ट होने वाला जो सेमीकंडक्टर है वो उस पर भी असर पड़ेगा और चीन से आने वाले सामान पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि चीन भी इसी रास्ते से आता है। अब इसमें सवाल ये होगा शुभम कि दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। एक लंबा रास्ता है, जिस लंबे रास्ते में फिलीपींस सागर से होकर जहाज़ों को अगर ये हिस्सा छोड़ना है जिस हिस्से में चीन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है ताइवान के आसपास, तो उन्हें एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और उस लंबे रास्ते का असर हमें महंगाई के तौर पर, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ने के तौर पर और सामानों की लागत बढ़ने के तौर पर सामने आएगा। ताइवान के मैरीटाइम पोर्ट ब्यूरो ने नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सदर्न एरियाज़ में शिप्स के लिए ये चेतावनी भी भेजी है कि इस क्षेत्र में वो अपना मूवमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और ये एक बड़ी पूर्वी दुनिया के पूर्वी हिस्से की एक महत्वपूर्ण व्यापार की का रूट है और चैनल है, जिस पर अब समस्या हमें दिखाई दे रही है। इसका असर हमें दुनिया के बाज़ारों में कीमतों पर दिखाई देगा। लगभग 5 साल तक सरकार ने जिस डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम किया, उसे जब संसद में पास कराने का मौका आया तो अचानक सरकार ने उसे वापस ले लिया। बुधवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लिया जा रहा है और उसकी जगह बहुत जल्द नया बिल पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि पुराने बिल की तरह नए बिल में भी निजता का अधिकार सुरक्षित होगा, उससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सर, ये वापस क्यों हो गया बिल? 5 साल तो बड़ा समय है। 5 साल से शुभम इस बिल के ऊपर सरकार के भीतर और संसद के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम कर रही थी, हम इससे पहले बता दें कि डेटा प्रोटेक्शन बिल भारत डिजिटल क्रांति में भले ही दुनिया में आगे बढ़ रहा हो, पर उसे अपने लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा के कानून बनाने में वो शायद दुनिया में काफ़ी पीछे है। अगर आप यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के बाकी बड़े बाजारों में देखें तो वहाँ हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता, हमारी सूचनाओं की गोपनीयता के लिए हमारे वहाँ के लोगों के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। प्राइवेसी एक महत्वपूर्ण अधिकार है, पर हमारे पास अभी ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे डेटा, हमारा मोबाइल फ़ोन का नंबर, हमारी इंटरनेट के व्यवहार और आदतें, हमारा ई-कॉमर्स का सर्च कुछ ही सेकंडों और मिनटों में चारों तरफ बिक जाता है, बढ़ जाता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सरकार खुद ये तय नहीं कर पाई कि वो इसे कैसे और आगे किस तरह से ले जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने करीब 99 मेजर सेक्शन, 100 के आसपास सेक्शंस इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के थे, जिनमें बदलने के लिए 81 अमेंडमेंट सजेस्ट किए थे। यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लगभग पूरे बिल को एक तरीके से बदलकर नए सिरे से चीज़ें लाने की बात की थी, जिसमें कि 12 काफ़ी बड़ी सिफारिशें थी। और इसलिए बिल को अब ऐसी स्थिति में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों में, इतनी बड़ी सिफारिशों के बाद अपनी व्यवहारिक स्थिति में, मौजूदा स्थिति में लाना संभव नहीं था, और इसलिए सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लिया है। हालांकि सरकार की तरफ से संसद में कहा गया है कि नया बिल तैयार है, हम एडवांस स्टेज में हम उसे आगे लेकर आएंगे। पर यह बिल हमारे आपके लिए और भारत के बहुत सारे लोगों के लिए जो फिनटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए शायद आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ होने वाली। हमें देखना होगा कि सरकारें और सरकार के विभाग और विभिन्न संस्थाएं हमारी आपकी डिजिटल गोपनीयता की या निजता की सुरक्षा कैसे करती हैं, क्योंकि यही वो कानून है जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों पर दबाव बना रहा है, विदेश की कंपनियों को भारत में सर्वर लगाने के दबाव बना रहा है। हमने देखा कि कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों के कामकाज भी भारत में रोके गए। तो एक तरफ रेगुलेटर्स कंपनियों को नए तरीके की ट्रांसपेरेंसी नियमों में बांध रहे हैं, दूसरी तरफ हमें हमारी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए या हमारी डिजिटल गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए बिल बाजार जितनी जल्दी संसद में आएगा और अप्रूव होगा, उतना ही उन लोगों को आश्वस्ति होगी जो तेज़ी से डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। देश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 महीने पहले पावर प्लांट पर आयातित कोयले की मिक्सिंग को जरूरी करने का जो नियम लागू किया था, उसे वापस ले लिया। जानकार मान रहे हैं कि आयातित कोयले की वजह से बिजली का जो रेट है वो प्रति यूनिट 50 से 70 पैसे बढ़ जाता और इस बढ़ी हुई दरों का भुगतान राज्यों को करना पड़ता। सर, क्या यही वजह थी कि नियम वापस हो गया?
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी दबाव बनाया था इसको लेकर। हमें याद होगा कि जब जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में कोयले की भारत में किल्लत थी और राज्य सरकारों पर से केंद्र सरकार ने कहा था कि वो कोयले का आयात करें और उसके साथ ये भी छूट दी थी कि कोयले की आयातित कोयले की जो कीमत है जो वो बिजली की सप्लाई और आपूर्ति में जोड़ें। ये काम करने के लिए कई प्रमुख राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई और यहीं हमें भारत के बिजली सुधारों का ध्वस्तीकरण या टूटना दिखाई देता है। भारत के बिजली सुधारों में सबसे बड़ी समस्या टैरिफ कम होने की है। ना तो राज्य सरकारें बकाया चुका पा रही हैं, ना वो बिजली की दरें बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी पिछले दिनों बैठक में कहा कि राज्य सरकारों को अपने बकायेदारी चुकानी चाहिए। एक रास्ता ये था कि हो सकता था ब्लेंडिंग कोल के आधार पर, इम्पोर्टेड कोल के आधार पर भारत में बिजली दरों के ढांचे में थोड़ा बहुत बदलाव होगा। पर महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने इसका खासतौर पर विरोध किया और इसके बाद कई राज्यों से विरोध के बाद अंततः ये एक बड़ी पॉलिसी थी, ब्लेंडिंग की पॉलिसी, जिसे सरकार अब वापस लेने जा रही है। अब इसका एक और महत्वपूर्ण असर जो हमें शुभम दिखाई देगा वो ये होगा कि तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसी सिचुएशन में आने वाले कुछ महीनों में राज्यों के डिस्कॉम्स की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे, जो भुगतान उन्हें बिजली घरों को, एनटीपीसी जैसे बिजली प्रोड्यूसर्स को करना है और कोयला कंपनियों को करना है, और जिसमें जो बड़े राज्य हैं उनके ऊपर काफ़ी बकायेदारी भी है। और इसलिए बिजली सुधारों का एक बड़ा हिस्सा जो शायद इससे शुरू हो सकता था वो कहीं ना कहीं थम गया है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $96 प्रति बैरल के करीब आ गया। WTI क्रूड भी $90 के करीब है। अमेरिका में कच्चे तेल और गैसोलीन के स्टॉक में अचानक हुई बढ़ोतरी की वजह से कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में 45 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है और गैसोलीन का स्टॉक भी 2 लाख बैरल बढ़ा है। इस बीच सर ओपेक की एक बैठक भी हुई, उसमें बोला गया कि उत्पादन बढ़ाया जाएगा 1 लाख बैरल प्रतिदिन का। क्यों इतनी कम बढ़ोतरी हुई, क्या आपको लगता है? ये बहुत सीमित और टोकन बढ़ोतरी थी। कल कच्चे तेल की कीमतों में दुनिया के बाज़ारों में अचानक नरमी दिखाई दी, क्योंकि EIA जो अमेरिका की एनर्जी एजेंसी, उसने बताया कि अमेरिका के जो रिजर्व स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। इसमें 2 बड़ी वजह हैं कि अमेरिका ने इधर कच्चे तेल का आयात भी किया है और अमेरिका का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कोविड के दौरान काफ़ी कम हुआ था और जिस पर असर पड़ा था वो भी वापस पटरी पर आने लगा और इसका असर में गैसोलीन की कीमतों पर भी अमेरिकी बाजार में दिखाई दिया। तो मुख्य रूप से जो घटनाक्रम था उस घटनाक्रम ने WTI को ज़्यादा प्रभावित किया। ब्रेंट की कीमत अभी 100 के आसपास है और अगर आप अभी इंडियन बास्केट देखें, जब मैं इंडियन बास्केट अभी देखने की कोशिश कर रहा था तो इंडियन बास्केट शुभम अभी भी मौजूदा परिस्थिति में करीब $100.41 के आसपास बनी हुई है। $100 के आसपास इंडियन बास्केट दिखाई दे रही है। ये जो 1 लाख बैरल के आसपास की टोकन बढ़ोतरी थी, इसके पीछे एक बड़ा डिप्लोमेटिक घटनाक्रम है जो इसके की पृष्ठभूमि में पिछले 2-3 दिनों में हुआ। जब जो बाइडेन सऊदी अरब गए थे और उन्हें सऊदी अरब से इस बात का आश्वासन मिला था कि ओपेक देश थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करेंगे कच्चे तेल के उत्पादन में, तो उससे उम्मीद थी कि शायद ओपेक देश कम से कम कुछ सब्सटेंशियल बड़ी बढ़ोतरी करेंगे, पर वैसा नहीं हुआ। इससे पीछे जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमें दिखता है वो ये कि यूएस का जो विदेश विभाग है, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसने मंगलवार को सऊदी अरब को, जो कि ओपेक का सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है, उसे पैट्रियट M14E गाइडेड मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल्स की सेल्स के मसौदे को मंजूरी दे दी। यानी इस यात्रा के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ऐसा माना जा रहा है कि रक्षा संबंधी रिश्ते बेहतर हो गए हैं। इसके साथ ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक और फॉरेन मिलिट्री सेल का कुछ उपकरणों की बिक्री यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए भी मंजूर की है। इसके बदले टोकन के तौर पर ओपेक देशों ने करीब 1 लाख बैरल की तेल में बढ़ोतरी की। पर यह बढ़ोतरी इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि ओपेक देश अपने पिछले कोटे ही अभी उत्पादन के पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादातर देशों के पास अभी क्षमताएं बढ़ाने जो उन्होंने कमिट किया ओपेक देशों में, उसमें उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। ओपेक देशों की बैठक में रूस को लेकर फिलहाल अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों पर अब मांग और आपूर्ति का जो स्थायी दबाव दिखता है, एक तरफ मंदी की आशंका है, दूसरी तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का तनाव है, तीसरी तरफ चीन और ताइवान का तनाव है। हमें इस बात पर शुभम निगाह रखनी होगी कि अगर चीन और ताइवान का तनाव लंबे समय तक बढ़ता है और ये ब्लॉकेड जो ताइवान के आसपास दिखाई देता है, तो इसका असर हमें तेल से ज़्यादा नेचुरल गैस की कीमतों पर नजर आएगा, दिखाई देगा। और जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब ब्रेंट क्रूड का भाव $97 के करीब कोट किया जा रहा है और लंबे समय बाद, करीब 1 महीने का ये निचला स्तर आप मान सकते हैं, लंबे समय बाद $100 के नीचे ये ब्रेंट क्रूड दिखा है।
मॉनसून का संतुलन बिगड़ने की वजह से खरीफ फसलों को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कल हमने अपने मनी सेंट्रल में पैडी पर बात की थी, धान पर बात की थी, लेकिन चिंता केवल धान तक नहीं है, ये दालों तक भी बढ़ रही है क्योंकि इसकी महंगाई भी बढ़ रही है। कई प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में भारी बरसात की वजह से फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जिसमें खरीफ दलहन का ज़्यादा उत्पादन होता है, और अब तक बीते मानसून सीजन के दौरान इन सभी राज्यों में सामान्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जी हाँ, कहीं दिक्कत है कम की, कहीं ज़्यादा की। दूसरी तरफ एक खबर और है, वो ये है कि गुजरात में दूध की सप्लाई घटने की वजह से दूध महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। गुजरात के कई जिलों में पशु लंपी स्किन डिजीज़ नाम की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जो मवेशी हैं, जिसकी वजह से दूध उत्पादन पर असर पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल का कहना है कि उसके रोजाना दूध कलेक्शन में 50,000 लीटर की कमी आई है। पूरे गुजरात से अमूल रोजाना लगभग 2 करोड़ लीटर दूध इकट्ठा करता है। सर, दूध महंगा हो रहा है, गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, दालें महंगी हो रही हैं, खरीफ का सीजन बहुत अच्छा मानसून के नज़रिए से नहीं जा रहा है। खुदरा महंगाई अभी जो सहनीय स्तर है 6 का, उसके ऊपर बनी हुई है। कल जब रिजर्व बैंक पॉलिसी की घोषणा करेगा अपनी, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा नज़र किस चीज़ पर होगी? हाँ, और ये सारा घटनाक्रम शुभम रिजर्व बैंक की पॉलिसी के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 बड़े कंपोनेंट हमारे सामने खाद्य महंगाई की दृष्टि से नजर आ रहे हैं। बाकी जहां हमें ईंधन की महंगाई में थोड़ा दबाव कम होता दिख रहा है, हालांकि भारत की क्रूड बास्केट अभी भी 100 से ऊपर बनी हुई है और रुपए में कमजोरी आज भी है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, रुपया और गिरा है। लेकिन फूड बास्केट को लेकर जहां पर हमें खरीफ से थोड़ी राहत की उम्मीद थी वो नहीं दिखाई दे रही। दूध नई एंट्री है महंगाई के बाजार में, खासतौर पर गुजरात में गाय के दूध की कमी ज़्यादा होने की संभावना है, ऐसा अमूल ने कहा है। कल जब रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसी की समीक्षा सामने लेकर आएगा और घोषणा करेगा, तो एक चीज बाजार शुभम मानकर चल रहा है कि 35 से 40 बेसिस पॉइंट, क्या हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट तक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। और ये अब एक सामान्य सी बात है क्योंकि रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की ट्रेजेक्ट्री पहले ही घोषित कर चुका है, महंगाई का लक्ष्य कितना होगा ये भी बता चुका है। तो कल जिस एक चीज़ पर हमारी नज़र होगी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि रिजर्व बैंक मानसून की कमजोरी की रोशनी में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो घटनाक्रम बन रहा है और सिक्योरिटी की सिचुएशन खासतौर से दोनों तरफ, भारत के पूर्व में भी और पश्चिम में भी जिस तरह से बदल रही, ऐसी सिचुएशन में महंगाई को लेकर अपने आकलन में क्या कोई बढ़ोतरी करता है, कोई बदलाव करता है, या महंगाई का लक्ष्य इस साल के लिए और ज़्यादा बढ़ाता है, जो कि रिजर्व बैंक ने 7% के आसपास रखा था और अगले साल 6.6% का रखा था। खरीफ की फसल को लेकर पैडी का उत्पादन कम होने, दाल उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ के कारण फसल खराब होने, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इन पर रिजर्व बैंक की टिप्पणी का इंतजार हमको और बाकी सारे लोगों को भी रहेगा। एक चीज़ देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि क्या रिजर्व बैंक इस महंगाई में बढ़ोतरी को प्रीएम्प्ट करते हुए बाजार को सरप्राइज करेगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर, या वो बाजार की अपेक्षाओं के मुताबिक ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी को 35 से 50 के बीच में रखेगा। ये भी दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण तौर पर देखने वाली होगी कल की बैठक में। लेकिन हाँ, खाद्य महंगाई की दृष्टि से जो चीज़ें हमें सिर्फ गेहूं की कमी तक सीमित दिखाई दे रही थी, हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको बता रहे हैं कि चावल की कीमतों में करीब 30% का उछाल दिख रहा है, गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। बल्कि गेहूं की कीमतों को लेकर सरकार की तरफ से आज ये भी बयान दिया गया कि अगर अगले 15 दिनों में गेहूं की कीमत कम नहीं हुई तो सरकार इंपोर्ट खोल देगी या इंपोर्ट ड्यूटी हटा देगी, जिसकी संभावना हम अपने कार्यक्रम में लगातार जाहिर कर रहे हैं। आज कई अखबारों में इस तरीके की खबरें छपी खाद्य सचिव के हवाले से कि अगर गेहूं की कीमतें बाजार में नहीं टूटी तो सरकार को इंपोर्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना पड़ेगा। इन सारी परिस्थितियों में कल रिजर्व बैंक की जो समीक्षा है उसमें जो महंगाई की टिप्पणी है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। 2 इंपॉर्टेंट बातें। पहली, सरकार गेहूं के आयात को खोल सकती है, ऐसी नौबत आ सकती है, ये आपको मनी सेंटर लंबे समय से बता रहा है और इसीलिए हम कहते हैं कि आप मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और सबसे आगे रहिए। दूसरी बात, जो अंशुमान जी ने कहा कि खाद्य महंगाई बढ़ने के खतरे कई तरफ से एक साथ बढ़ रहे हैं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गेहूं हो। और ये ध्यान रखने की बात है कि सीपीआई बास्केट में जो खाद्य है, फूड बास्केट है, उसकी जो वेटेज है वो 45% से ज़्यादा, यानी कि यहाँ अगर थोड़ी भी बढ़ोतरी होती है तो वो ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन को भी प्रभावित करती है। सर, मेरा दूसरा सवाल रुपए पर। रुपया जितनी तेज़ी से मजबूत हुआ, लगभग उतनी ही तेज़ी से फिर वहीं पहुंच रहा है, लगभग कमज़ोर होता हुआ गोते खा रहा है। आरबीआई क्या इसको भी बड़ी चिंता मानेगा कल? हाँ, ये हम लोगों ने अपनी चर्चाओं में मैं कल भी कहा था कि रुपए का मूवमेंट
महत्वपूर्ण चीज़ों से प्रभावित हो रहा है और दोनों बड़ी ही दिलचस्प और एक दूसरे की पैराडॉक्सिकल या कंट्राडिक्टरी हैं। एक मूवमेंट प्रभावित हो रहा है भारत सरकार के नीतिगत नजरिए में बदलाव को लेकर। रिजर्व बैंक कहता है कि रुपए को में गिरावट के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का भरपूर इस्तेमाल करेगा और ये इस्तेमाल करते करते रुपया मजबूत होता है। फिर वित्त मंत्री संसद में कह देती हैं कि नहीं, रुपए की कीमत में तो कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही है और रुपया अपनी परिस्थिति में अपने तरीके से सेटल हो जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा, अगले दिन से रुपए की कीमत में हमें ढलान और गिरावट दिखाई दी। दो फैक्टर्स ने उसमें और बढ़ोतरी की और ऐड किया। एक तो भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अब रुपए में दो महत्वपूर्ण इवेंट हमें साफ दिखाई दे रहे हैं जिनका असर में रुपए की कीमत में दबाव के तौर पर सामने आएगा। वैसे आज रुपया फिर गिरा कल के बाद, तो 76 के आसपास अभी फिलहाल जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमें रुपए का स्तर ये दिखाई दे रहा है। पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व के एक अधिकारी का बयान कल से काफ़ी जगह चर्चा में है कि महंगाई अभी चरम पर है और फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को धीमा नहीं करेगा और तेज़ी से उसे आगे बढ़ाएगा। इसके बाद डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी उसमें थोड़ी बेहतरी दिखाई दी। डॉलर इंडेक्स फ्लैट है और चीन और ताइवान के बीच तनाव के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की संभावनाएं मजबूत होने के कारण हमने देखा कि कल शुभम पूरी दुनिया की करेंसीज डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहीं या कमज़ोर हुई। तो रुपए में गिरावट की एक वजह तो डॉलर में संभावित मजबूती की संभावना जो आने वाले समय में दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ रिजर्व बैंक की पॉलिसी है। हाँ, रिजर्व बैंक अगर कल ब्याज दरों में ठीक ठाक बढ़ोतरी करता है तो उससे फिर रुपए को थोड़ी सी सहारा या मजबूती मिलने की संभावना है, जिससे कि रुपया थोड़ा बेहतर स्थिति में कल दिखाई देगा अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये एक किस्म का नुकसान है कि आप अपना ब्याज अपने देश में कर्ज महंगा करेंगे तब करेंसी मजबूत होगी। तो रुपए में जो वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, वो अप्रत्याशित है और काफ़ी समय बाद हम भारतीय करेंसी में एक हफ्ते में 15 दिन में इतना बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। और ये उतार चढ़ाव अच्छा खासतौर पर भारत के निर्यातकों और आयातकों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के सौदे करने पड़ते हैं, उन्हें लंबे समय के लिए उत्पाद बनाना पड़ता है, उन्हें लंबे समय के लिए चीज़ें ट्रेड करनी पड़ती हैं। करेंसी में स्थिरता ही करेंसी की ताकत है। करेंसी का उतार चढ़ाव ही करेंसी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस समय रुपया जिस तरह से मूव कर रहा है, रेंज बना रहा है 78 से लेकर 80 का 78-10 से लेकर और 79-77 और 80 के आसपास का, ये चिंताजनक बात है। और ये बिल्कुल रिजर्व बैंक की उस बात का उल्टा हो रहा है जब रिजर्व बैंक ने कहा था कि हम रुपये में बहुत तेज वॉलेटिलिटी नहीं होने देंगे, बट हमें वॉलेटिलिटी रुपये में काफ़ी तेज दिखाई दे रही है। महंगाई की वजह से देश में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ भी प्रभावित हो रही है। जुलाई के दौरान सर्विस PMI घटकर 55.5 रह गया है, जो जून के दौरान 11 साल के ऊपरी स्तर 59.2 पर था। कोरोना काल में सर्विस सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था और कोरोना के बाद इसमें रिकवरी लौटी थी कि महंगाई ने रुकावट पैदा कर दी। सर, कल जब पॉलिसी की बैठक होगी तो क्या GDP के अनुमान में भी कोई संशोधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनकी रोशनी में भी हमें निगाह हमारी रहेगी। हमें दो आंकड़े मिले। मैन्युफैक्चरिंग PMI बहुत अच्छी परिस्थिति में दिखाई दिया। मैन्युफैक्चरिंग PMI में हमें उत्पादन में बढ़ोतरी दिखाई दी, हालांकि निर्यात के साइड से थोड़ी कमजोरी थी, पर सर्विसेज PMI में फिर गिरावट दिखाई दी। और इसलिए हम लगातार मनी सेंट्रल में इस पर हम लोग चर्चा करते रहे कि भारत में रिकवरी के जो इंडिकेटर्स हैं या जो रिकवरी के साइंस हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। वो मजबूती से अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही और इसमें सबसे बड़ी खलनायक महंगाई है। सर्विसेज सेक्टर जो कि भारत की GDP का करीब 60% है, उसमें PMI में गिरावट, मांग में कमी, रोजगार में कमी, कंपनियों के ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी, ये सारी चीज़ें दिखाती है। अब इसके बाद रिजर्व बैंक कल भारत के आर्थिक विकास दर के लिए जो इस साल का आकलन है उसे बरकरार रखेगा, कम करेगा। मुझे लगता है कम करने की गुंजाइश तो नहीं है, बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे भी रिजर्व बैंक भारत में आर्थिक विकास दर को लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी लोगों से ज़्यादा कंजर्वेटिव है। 7.2% की आर्थिक विकास दर का आकलन रिजर्व बैंक ने इस साल भारत के लिए किया है, जबकि बाकी एजेंसियों के आकलन 7.4 और 7.5% के आसपास हैं। लेकिन ये भी कमेंट्री का, रिजर्व बैंक की कल समीक्षा का और टिप्पणी का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा कि वो मौजूदा परिस्थितियों में महंगाई की लागत, दबाव, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, क्योंकि अब रिजर्व बैंक को भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को पेश करने में शुभम ब्याज दरों में बढ़ोतरी को भी एक फैक्टर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने से। तो ये दूसरा पहलू होगा
जो पॉलिसी से हमें सामने निकल कर आएगा कि क्या वो भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को में कमी करेगा या वहीं पर स्थिर रखेगा। कम से कम जो हमारे पास सर्विसेज PMI के आंकड़े आए उस संदर्भ में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगली खबर हम स्पाइस जेट पे चर्चा करें, एयरलाइंस इंडस्ट्री का हाल जानें। उससे पहले कार बाजार का हाल जानिए आप प्रवीण शर्मा की इस स्पेशल रिपोर्ट में। गुजरे 2-2.5 साल से गर्दिश के दौर से गुजर रहे ऑटो सेक्टर को क्या सुबह की रोशनी नजर आने लगी है? ऑटो कंपनियों के तिमाही नतीजे देखें तो एक बार की ऐसा लगता है कि इस सेक्टर का सबसे बुरा दौर अब बीत चुका है। मौजूदा फिस्कल यानी 2022-23 की पहली तिमाही में लिस्टेड टू व्हीलर और कार कंपनियों ने ठीक ठाक प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। मसलन देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बात करें तो सालाना आधार पर इसका मुनाफा 129% से ज्यादा बढ़ा है। टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस ने 506% प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। हालांकि फोर व्हीलर में दूसरे पायदान पर आने के लिए बेकरार टाटा मोटर्स के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं। लगे हाथ बीती तिमाही में इन लिस्टेड ऑटो कंपनियों के सेल्स के नंबर भी देख लेते हैं। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बात, तो मारुति की नेट सेल्स इस दौरान 50.5% बढ़कर 25,286 करोड़ रही है। टाटा मोटर्स की सेल 8.3% बढ़ी है। इसी तरह बजाज ऑटो की सेल्स 8.4% बढ़ी है। जुलाई में हुई गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े देखें तो उनमें भी कमर्शियल गाड़ियों और थ्री व्हीलर्स की सेल में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 27% से ज्यादा बढ़ी है और थ्री व्हीलर्स की सेल में तो 80% से ज्यादा उछाल आया है। लेकिन दिमाग में यह बात आती है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ऑटो कंपनियां एक दफा फिर से फर्राटा भरने के मोड में आ गईं। इसकी एक वजह गुजरी तिमाही में कमोडिटीज की कीमतों में आई नरमी रही है। इससे ऑटो कंपनियों को मार्जिन के मोर्चे पर राहत मिली है। सेमीकंडक्टर की कमी का दर्द भी इस दौरान कुछ कम हुआ है। ऑटो कंपनियों के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि गाड़ियों की डिमांड लगातार मजबूत बनी रही है। लोग साल भर की वेटिंग के बावजूद गाड़ी खरीदने से पीछे नहीं हटे। लोगों में गाड़ियां खरीदने का जुनून बना हुआ है और हाल में जब महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन लॉन्च की तो आधे घंटे में ही 1 लाख गाड़ियां बुक हो गईं। मारुति की ग्रैंड विटारा और ब्रेजा की लॉन्चिंग भी ऐसी ही हिट हुई है। हाँ, टू व्हीलर कंपनियों के मामले में ऐसा नहीं है। वजह यह है कि मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की ज्यादातर डिमांड गांव देहातों और छोटे शहरों से आती है। ग्रामीण भारत एक डिस्ट्रेस के दौर से गुजर रहा है और दोपहिया बिक्री इसी वजह से नहीं उठ पा रही है। मसलन बजाज ऑटो के नतीजों को देख लीजिए। पहली तिमाही में बजाज के घरेलू टू व्हीलर वॉल्यूम में 40% की बड़ी गिरावट रही है। बजाज ऑटो का कुल सेल्स वॉल्यूम भी इस दौरान 10,06,014 से 7% घटकर 9,33,646 यूनिट रहा। और टू व्हीलर्स की कम बिक्री का सिलसिला जुलाई में भी बना हुआ है। सेल लगभग 11% कम है। तो क्या इन नतीजों को देखकर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि ऑटो सेक्टर के सब दर्द दूर हो गए हैं? सवाल ये भी जेहन में आता है कि आने वाला वक्त इस सेक्टर के लिए कैसा रहने वाला है। इन सवालों के जवाब कुछ फैक्टर्स में छुपे हुए हैं, जैसे कि चिप शॉर्टेज की दिक्कत अभी भी पूरे सेक्टर के लिए मुसीबत बनी हुई है। अब मारुति की ही बात कर लीजिए। चिप की कमी से मारुति करीब 51,000 गाड़ियों का उत्पादन नहीं कर पाई। गुजरी तिमाही के अंत तक करीब 2.8 लाख गाड़ियों के ऑर्डर बकाया थे। यही नहीं, मारुति के अच्छे रिजल्ट के पीछे लो बेस का भी बड़ा हाथ रहा है। और यह हाल अकेले मारुति का नहीं है, दूसरी ऑटो कंपनियां भी कमोबेश ऐसे ही हालात का सामना कर रही हैं। यानी एक तिमाही के नतीजे इस सेक्टर की रात की सुबह होने की निशानी कतई नहीं कहे जा सकते। तो अब अगली और ज्यादा अहम बात यह आती है कि अब आगे क्या होगा, यानी ऑटो सेक्टर का आउटलुक कैसा है। मोटे तौर पर हालात रिकवरी की ओर इशारा कर रहे हैं। मसलन जुलाई में ऑटो कंपनियों ने मजबूत बिक्री के आंकड़े दिए हैं। कंपनियां ताबड़तोड़ मॉडल लॉन्च कर रही हैं। दूसरी ओर चिप शॉर्टेज के हालात भी सुधर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब तक मानसून नॉर्मल रहा है और इससे गांव देहात में अच्छी डिमांड की उम्मीद पैदा हो रही है। हालांकि मंदी का डर एक्सपोर्ट मार्केट्स में डिमांड को घटा सकता है। बात यह भी कर लेते हैं कि निवेशकों के लिए इसमें क्या है। माने क्या ऑटो सेक्टर के शेयरों में पैसा बनेगा? तो बात ऐसी है कि ब्रोकर्स भी ऑटो सेक्टर में आ रही रौनक से खुश हैं और इन स्टॉक्स के लिए अपनी रेटिंग को रिवाइज कर रहे हैं।
मसलन जेफरीज ने मारुति के लिए 10,250 रुपए के टारगेट के साथ बाय रेटिंग दी है। ब्रोकर्स टीवीएस मोटर्स पर भी बुलिश बने हुए हैं। हाल के दौर में निवेशकों की पसंद बना टाटा मोटर्स का स्टॉक भी ब्रोकर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इसके लिए जेफरीज ने 540 रुपए का टारगेट दिया है। कुल मिलाकर ऑटो सेक्टर रिकवरी के दौर में एंट्री कर चुका है और आने वाले वक्त में अगर महंगाई पर कंट्रोल रहा और चिप की दिक्कत कम हुई तो ये सेक्टर फिर से तेजी की गाड़ी पर सवार हो सकता है। प्रवीण जी बता रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर में रात चल रही थी उसकी सुबह शायद अब आ रही है। घरेलू एयरलाइंस स्पाइसजेट मुश्किल दौर से गुजर रही है। डीजीसीए ने स्पाइसजेट के विमानों में आई तकनीकी गड़बड़ी के मद्देनजर 8 हफ्तों तक उसकी 50% उड़ानों रोक दी थी। स्पाइसजेट के विमानों में 19 जून से 11 जुलाई के बीच तकनीकी खराबी में के करीब 9 मामले सामने आए थे। ये एक संकट था। अभी ये खबरें चली रही थी, इससे हम उभर नहीं पाए थे। तब तक खबर अब ये भी आने लगी कि स्पाइसजेट के प्रमोटर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 24% तक ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। सर, एयरलाइन सेक्टर आपको लगता है स्पाइसजेट का मुश्किलों में फंसना एयरलाइन सेक्टर की फिर दिक्कतों को दिखाता है? और ये भारत के एविएशन सेक्टर के साथ चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम एक तरफ ऐसी खबरें सुनते हैं कासा एयरलाइंस जैसी नई एयरलाइंस आ रही, दूसरी जो चलती हुई स्थापित एयरलाइंस हैं वो घाटों के कारण बुरी तरह संकट में। हम पहले स्पाइसजेट की समस्या समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका बड़ा परिदृश्य भारत के एविएशन सेक्टर के संदर्भ में क्या दिखाई देता है। स्पाइसजेट का एक्यूमुलेटेड लॉस करीब 4,000 करोड़ रुपए का है, 4,223 करोड़ रुपए का है। जो आंकड़े बताते हैं पिछले साल दिसंबर 2021 तक एयरलाइन ने अपना लॉस 1,267 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया था। इसके बाद से लॉस के नंबर्स हमें नहीं आए हैं। घाटा तो है ही, क्योंकि 2 साल के लॉकडाउन के कारण एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बुरी तरह प्रभावित हुई। भारत की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है फ्लीट के आधार पर इंडिगो, उसको भी घाटा हुआ। हालांकि इंडिगो ने अपने तिमाही नतीजों में अच्छी रिकवरी दिखाई है, घाटे में कमी हुई है। लेकिन स्पाइसजेट की समस्या आर्थिक रूप से भी, तकनीकी रूप से भी और कॉर्पोरेट प्रबंधन की दृष्टि से भी तीन तरफ की समस्या है। एक तो घाटा जो 4,000 करोड़ का संचित घाटा है, क्योंकि कंपनी की उड़ानों पे प्रभाव पड़ा था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंपनी के रखरखाव में, मेंटेनेंस में इश्यूज आए और इसके लिए उसका बड़ा फ्लीट ग्राउंड किया गया, जिसके कारण जो मौजूदा डिमांड निकलना शुरू हुई बाजार खुलने के बाद और एविएशन सेक्टर के खुलने के बाद, उसका भी लाभ कंपनी को नहीं मिला। और तीसरी बात यह कि बोर्ड रूम में भी कई सारे समस्याएं हैं, जैसे कि दिसंबर में ऑडिटर्स ने कंपनी के घाटे बढ़ने की और कई सारी अकाउंटिंग चैलेंजेस के बारे में भी सवाल उठाया था। ऐसी परिस्थिति में स्पाइसजेट के प्रबंधन शायद अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए किसी हिस्सेदार की तलाश कर रहे हैं। नाम नहीं स्पष्ट है, पर बाजार में ऐसी चर्चा है कि शायद मध्य पूर्व की कोई एयरलाइंस स्पाइसजेट में इस हिस्सेदारी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है शुभम, कि भारत के एयरलाइन सेक्टर की चुनौतियाँ हमें हर 5-6 साल बाद, 7 साल बाद भारत में एक एयरलाइंस बैठती या बंद होती दिखाई देती है। अच्छे दिनों में भी जेट एयरवेज बंद हो गई, डूब गई, क्योंकि कंपनी के गलत फैसले थे, उन फैसलों का नुकसान हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस प्रवर्तकों के मनमाने कर्ज और गलत ढंग से ऑपरेशन के कारण बैठ गई। और अब स्पाइसजेट को कोविड का लॉकडाउन, कंपनी का कुप्रबंधन, एटीएफ की लागत, ये सारी चीज़ें से ले डूबा है। और इधर हम भारत में नई एयरलाइंस की शुरुआत होती देख रहे हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में अभी भी उतनी ताकत या उतनी मजबूती कंपनियों में नहीं आ पाई है कि वो एक नेगेटिव फेज़ का 1 या 2 साल के कठिन दौर का सामना कर सकें। इंडिगो भी लड़खड़ाई थी, लेकिन इंडिगो को भी घाटे से उभरने में थोड़ा सा लंबा वक्त लगेगा। पर स्पाइसजेट अगर बिकती है, या भारत की अपनी एयरलाइंस थी, भारत के अंदर बनी थी, अगर स्पाइसजेट बिकती है, इसमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी आती है, तो ये एविएशन सेक्टर में एक बड़े उथल पुथल का रास्ता खोलेगी। उड़ें तो उड़ें कैसे। आज के मनी सेंटर में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंटर देखने के लिए। अपने सुझाव ज़रूर भेजिए और हाँ, मनी 9 का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।